हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी नेट एक्सप्रेस पे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का आंसर की आउट हो चुका है। आंसर की को देखने जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पे मैं प्रश्न को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिर्फ आंसर बताता हुआ चलूँगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो में बने रहिए और अपने उत्तर को मिला लीजिएगा। आप लोग आंसर को देखते चलिए। आप लोग अपने प्रश्न को खोल लीजिएगा और मिलाते चलिएगा। देखिए, पहला प्रश्न है, स्टोर डी द्वारा कूलरों की बिक्री से हुई आय स्टोर एफ द्वारा पंखों की बिक्री से हुई आय से खाली जगह प्रतिशत अधिक थी। कितनी प्रतिशत अधिक थी? तो 300% अधिक थी। इसका सही उत्तर है। अगले पर मैं इसको बाद में किसी दूसरे दिन अच्छे से एक्सप्लेन करके एक एक प्रश्न को सोल्व करूंगा और एग्जाम में किस अप्रोच से जो है प्रश्न को सोल्व किया जाता है वो भी मैं बताऊंगा। आज आप लोग सिर्फ अपने प्रश्न के उत्तर को मिला लीजिएगा। दूसरा प्रश्न को देखिए। दूसरा प्रश्न है, स्टोर बी और स्टोर ई द्वारा पंखों की बिक्री से हुई आय के बीच का अनुपात कितना था? तो 8:19 था। तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न है, सभी स्टोरों द्वारा मिलाकर बेचे गए पंखों की कुल संख्या कितनी थी? तो 1650। कुल पंखों की संख्या कितनी थी? 1650 थी। उसके बाद अगले प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न देखिए, स्टोर सी द्वारा अर्जित कुल आय कितनी थी? 60.975 लाख थी। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, स्टोर एफ को एसी की बिक्री से हुई आय स्टोर ई को एसी की बिक्री से हुई आय का लगभग कितना प्रतिशत है? तो 23.22% है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। टीचिंग इज एन इंटरेक्शन बिटवीन अ बेटर नोअर एंड ए लेसर नोअर। इसका सही उत्तर ऑप्शन 3 है। ए और डी जो है इसका सही स्टेटमेंट है। करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है, करेक्ट इनकरेक्ट पे ध्यान दीजिएगा। इसका सही उत्तर ए और डी है। ए और डी, बाकी सभी जो है गलत है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, रेडियो सेवाएं और प्रारंभ वर्ष। देखिए, ए का 4 है, बी का फर्स्ट है। कलकत्ता में पहले अब व्यवसायी एमेच्योर रेडियो क्लब का प्रारंभ नवंबर 1923 में हुआ था। ISBS को AIR में बदला गया जून 1936 में। उसके बाद मद्रास में FM प्रसारण का आरंभ हुआ 1977 में और विविध भारती का प्रारंभ हुआ 2 अक्टूबर 1957 में। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, बैरियर्स आर एनी ऑब्स्टेकल्स और डिफिकल्टीज दैट कम इन द वे ऑफ कम्युनिकेशन बिकॉज। यहाँ पे बिकॉज लगाइए। बिकॉज दे मे बी फिजिकल, मैकेनिकल, साइकोलॉजिकल, कल्चरल और लिंग्विस्टिक इन नेचर बोथ। इसका एक ऑप्शन एक जो है सही उत्तर है। ठीक, दोनों कथन सही है और दूसरा कथन पहले कथन को एक्सप्लेन करता है। अगले प्रश्न की ओर देखिए। प्राथमिक शिक्षा को सहायता हेतु राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम NPNSPE, जिसे मिड डे मील योजना भी जाना जाता है, का नाम बदलकर
कर दिया गया है। पीएम पोषण शक्ति निर्माण। अगले प्रश्न को देखिए, 10वां प्रश्न को। एक छात्र अपने घर से अपने कॉलेज 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गया और वापस अपने घर 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटा। छात्र द्वारा दोनों ओर की यात्रा कुल मिलाकर 5 घंटे 48 मिनट का समय लगा। उसके घर से उसके कॉलेज की दूरी का पता लगाइए। 20 किलोमीटर। इसका सही उत्तर क्या है? 20 किलोमीटर। उसके अगले प्रश्न को देखिए। इन अ रिसर्च कंटेक्स्ट, फिलिंग अप मेनी डेटा कलेक्शन फॉर्म्स बाय ए सिंगल पर्सन विदाउट एक्चुअल कलेक्शन और जेन्युइन इनपुट विल फॉल अंडर फैब्रिकेशन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, फैब्रिकेशन। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, सपोज यू सेंट एन ईमेल मैसेज विद द ईमेल फील्ड्स एज शोन टू CC BCC QVWX। इसका सही उत्तर जो है देखिए ABC को छोड़कर, इस ऑप्शन को छोड़कर बाकी सभी जो है सही है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, एक तरफ है रिसर्च स्टडी और एक तरफ है रिसर्च मेथड। तो इसका पीयर इंटरेक्शन इन अ रेशियली मिक्स्ड क्लासरूम ऑफ एन अर्बन हाई स्कूल। इसका जो है थर्ड से मिलाइए। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर और डी का सेकेंड। ये सही उत्तर है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है एक्शन और टीचिंग मेथड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, ए का 4, बी का थर्ड, सी का सेकेंड और डी का फर्स्ट। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न देखिए, ये कोडिंग वाला प्रश्न है, कोड वाला। ब्लैक कलर पेन इज कोडेड 356, व्हाइट कलर फ्लावर इज कोडेड 587, रेड कलर पेन इज कोडेड 345। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, ऑप्शन 3, 6 एंड 4 है। अगले प्रश्न को देखिए। आइडेंटिफाई द वेस्ट डिस्पोजल मेथड विच इज यूज्ड फॉर बर्निंग हॉस्पिटल वेस्ट एट हाई टेम्परेचर greater than 670 degrees Celsius in the presence of air in a properly constructed furnace। इसको जो है, इसका सही उत्तर सेकेंड है, इंसिनरेशन। इंसिनरेशन। अगले प्रश्न पे चलिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। इसका सही उत्तर 3 है, ए एंड सी। देखिए इसमें जो है एक चीज मैं बता देता हूं। इसका देखिए 3.5 कैन बी एक्सप्रेड इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज एज 250%। सबसे पहले देखिए, अगर आप परीक्षा में सोल्व करते हैं तो कैसे सोल्व कीजिएगा। द रेशियो 5:4 एक्सप्रेस्ड एज परसेंट इक्वल्स टू 125%। तो 5:4 को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना कर दीजिए, 25 से कट जाएगा, 25 पचे 125 से, तो 125% इसका सही है। तो यानी ए स्टेटमेंट तो सही है। बी स्टेटमेंट को देखिए, 3.5 कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एज 250%। तो देखिए 3.5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 3.5 को सबसे पहले दशमलव हटाइए तो इस बटा 10 हो जाएगा और गुने 100 हो जाएगा। तो 0 0 और 35 गुने 10 तो 350% इसका सही है। लेकिन यहाँ 250% दिया हुआ है तो ये बी गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें ही है। इसका सही उत्तर 3 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन 2 ACDB है। सबसे पहले ए है, ए के बाद सी है, सी के बाद डी है, डी के बाद बी है। अगले प्रश्न पे चलिए। अगला प्रश्न देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉर ए कन्वेंशनल लेसन प्लान टू बी ऑफर्ड। अब देखिए इसका मिलाइए। देखिए कहीं भी जो है इवेल्युएशन जो है सबसे अंत में होता है,
तो देखिए इवैल्यूएशन जो है सबसे अंत में एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन 1 में। इस तरह से सोचकर एलिमिनेशन इसी तरह से लगाया जाता है एग्जाम में, परीक्षा में एलिमिनेशन इसी प्रकार से लगाया जाता है। अगले प्रश्न को देखिए, मिलाते चलिए आप लोग, मिलाते चलिए, अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है लर्निंग इज अ टाइम पास एक्टिविटी। लर्निंग जो है कभी टाइम पास एक्टिविटी तो हो ही नहीं सकता था, ए वाला ऑप्शन गया। ठीक, उसके बाद देखिए बी दो तो दोनों में है, फिर एक में सी ई और एक में है डी, तो डी पहले देख लीजिए, लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर अडेप्टेशन, ये सही है। पॉजिटिव एटीट्यूड वाला जो भी स्टेटमेंट रहता है सकारात्मक वाला, वह सही अक्सर जो है सही रहता है। ज़्यादातर जनरली 90 to 95% केसेस में जो है पॉजिटिव स्टेटमेंट सही होता है। तो डी सही है, तो यानी डी सही है तो यही होगा। ये कट ही गया, ये कट ही गया, तो ये तो अगर सही हो गया तो सी ई नहीं होगा, तो सी और ई ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इस तरह से परीक्षा में एलिमिनेशन का यूज करके जल्दी जल्दी सोल्व किया जाता है प्रश्न को, और आप बिना कम नॉलेज से भी आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। अगले आज देखिए, आप आज आंसर मिला लीजिए, ये सब पे बातें बाद में करूंगा मैं। अब देखिए, भाट विल बी द करेक्ट एग्जांपल ऑफ कम्युनिकेशन प्रोफेशनल। कम्युनिकेशन प्रोफेशनल्स में जर्नलिस्ट, एडवर्टाइजर्स एंड न्यूज रीडर्स आएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित पदों को बढ़ते गुणार्थ के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका जो है सही उत्तर देखिए ए सी डी बी, चौथा ऑप्शन है। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है रिकमेंडेशन और कमिटी, कौन सी कमिटी क्या रिकमेंडेशन दी थी ये मिलाना है। अब देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, इसका जो है ई ए जो है एनपीई 1986 में था। उसके बाद स्पेंड 6% ऑफ जीडीपी एंड ऑन एजुकेशन, यहाँ पे ऑन एजुकेशन होना चाहिए। बी का जो है ये जो है कोठारी कमीशन का रिकमेंडेशन था। ग्रामशाला का जो कॉन्सेप्ट है, ग्रामशाला का कॉन्सेप्ट राम मूर्ति कमेटी का था इनका। और लर्निंग विदाउट बर्डन जो रिकमेंडेशन था वह अस्पाल कमेटी का था। पहला इसका सही उत्तर है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे देखिए घटते क्रम में सीधा देखिए, यहाँ पे अगर देखिएगा डायरेक्ट इस प्रश्न को देखिए, 3 का पावर 3 कीजिए तो 3 तिहाई 9 और 9 तिहाई 27। 9 को 3 से अगर गुना करते हैं तो 27 हो जाता है। तो यानी ये जो है ये 3 के पावर 3 है। फिर इसमें एक और 3 से गुना कीजिएगा तो 81 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर 3 से गुना करते हैं तो 81 आ जाता है, और 81 को 3 में 3 से गुना कीजिएगा तो 243 आ जाएगा। इसका सही उत्तर 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न, ए मैन परचेजेज ए शर्ट एंड ए ट्राउजर फॉर 756, द कॉस्ट ऑफ ट्राउजर इज 16% मोर देन द कॉस्ट ऑफ शर्ट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ शर्ट। इसका सही उत्तर 350 है। अगर आपका 350 लगाया हुआ है तो आप सही कर लीजिए। अगले प्रश्न को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्पेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन। Man's need for communication is as strong and as basic as his need to eat, sleep and love। यहाँ पर सेकेंड स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि एक आदमी के लिए जो है कम्युनिकेशन उतना ही मजबूत उतना ही जरूरी है जितना कि खाना, सोना और प्यार करना जरूरी है। तो यह भी सही है। तो ए बी सी, आप एक चीज ध्यान से देखिएगा, जब भी ए बी सी क्रम से डायरेक्ट ए बी सी कहीं भी शुरू में 1 2 पहले ऑप्शन को छोड़ के अगर नीचे में बीच में रहता है तो ज्यादातर केसेस में आप देखिएगा कि ये ऑप्शन सही रहता है। आप खुद से एनालाइज करके देखिएगा तो आपको पूर्ण रूप से फिर विश्वास हो जाएगा। देखिए, विच वन among the following gases has the highest global warming potential, देख लीजिए। तो N2O जो है नाइट्रस ऑक्साइड है, उसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है सबसे अधिक होता है।
सेकेंड ऑप्शन। उसके बाद अगला देखिए, ए का सेकेंड, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1981, बी द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, बी का थर्ड 2010, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, सी का फोर 1972, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। चौथा ऑप्शन सही है। अगला देखिए 29 नंबर, एक तरफ टर्म है एक तरफ डिस्क्रिप्शन है, कुकीज, एनक्रिप्शन, फायरवॉल, स्पैम। देखिए इसमें किसी शब्द को आप देखिए कि नहीं देखिए, लेकिन आज के समय में मोबाइल को जब देखिएगा आप लोग, तो मोबाइल को जब ईमेल में आप खोलिएगा तो ईमेल में स्पैम जरूर दिखता है। अब देखिए उससे रिलेटेड कहाँ पे है, The process in which data appears meaningless without the appropriate unlocking, small files are stored। देखिए सेकेंड में small files are stored on users computer which are used to remember users preference each time they visit website। देख लीजिए ईमेल शब्द अगर पता है कि स्पैम जो है किससे जुड़ा शब्द है तो कैसे ये प्रश्न सोल्व इजीली हो जाता है। तो स्पैम जो है अनसोलिसिटेड ईमेल सेंट, ईमेल यहाँ पे आ गया। अब ईमेल वाला एक ही स्टेटमेंट है तो इसको इससे कनेक्ट कर दिए, तो डी का थर्ड। ये देखिए दो ऑप्शन तक आप पहुंच गए हैं। अब देखिए आप बहुत सारी मूवी देखते हैं तो मूवी में आप बहुत सारा देखते होंगे कि एथिकल हैकिंग पर मूवी रहता है, एथिकल हैकिंग से रिलेटेड जो मूवी रहता है तो उस मूवी में आप देखते होंगे एनक्रिप्शन सब बहुत बार यूज होता है उस मूवी में। आप अब दूसरा जो आप लोग के जो परिचित में शब्द आता है बार बार तो इनक्रिप्शन आता है। अब इनक्रिप्शन को देखिए तो इनक्रिप्शन प्रोसेस इन विच डेटा अपीयर्स मीनिंगलेस विदाउट द अप्रोप्रिएट अनलॉकिंग की। देखिए अनलॉक करने से रिलेटेड इनक्रिप्शन है। कीवर्ड पकड़ने पर ध्यान दीजिए, कीवर्ड अगर आप लोग पकड़ लेते हैं तो इजीली आप लोग जो है आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो आज मैं सोल्व नहीं कर पाऊंगा, बस किसी किसी प्रश्न में मैं बता दे रहा हूं। आज आप लोग मिला लीजिए, किसी और दिन जो है मैं इसको अच्छे से सोल्व कर पाऊंगा। देखिए अब इस प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में कोयलाकरण के अंश के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही उत्तर जो है, इसका सही उत्तर देख लीजिए एक से। देखिए इसका सही उत्तर जो है ये है एक, मिला लीजिए। इसका सही उत्तर एक है। अगले प्रश्न पे चलिए। अगला असर्शन रीजन का प्रश्न है। असर्शन रीजन वाले प्रश्न में आप लोग बिकॉज लगा के देख लीजिएगा। बिकॉज मैं ये इस तरह से शॉर्ट में लिखता हूँ, पूरा बिकॉज होता है इस तरह से, देख लीजिए। इसका सही उत्तर देखिए, इसमें ए जो है करेक्ट है, आर इनकरेक्ट है। देखिए ऐसे प्रश्न में जो है दो तीन ही केसेस, वो मैं बाद में कभी बताऊंगा, अभी मिलाते चलिए आप लोग। अगला देखिए फिर असर्शन, इसमें इसका उत्तर देखिए ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट, मिला लीजिए। अगला प्रश्न देखिए CADV commencement of telecast of educational programs known as country-wide classroom of UGC, commencement of telecasting curriculum-based video programs produced by IGNOU on Doordarshan, satellite instructional television experiment site, establishment of इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। चारों को क्रम से लगाना है तो इसका क्रम जो है CADV होगा। अगला प्रश्न पे देखिए, अगला प्रश्न का उत्तर ABD, मिला लीजिए। इसको सोल्व करवाऊंगा मैं, बाद में सोल्व करवाऊंगा कैसे सोल्व होता है ऐसे प्रश्न। इसका उत्तर देखिए P&PQ, इसका 32 और 128 जो है वो सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे देखिए, अगला प्रश्न जो है dogs are frequently encountered in the street, Siberian huskies are dogs, therefore Siberian huskies are frequently encountered in the streets। The argument is invalid because it commits the fallacy of, कौन सा fallacy से, एक देखिए
लॉजिकल रीजनिंग में फेलेसी से एक सवाल हर पेपर में रहता ही रहता है, इसलिए फेलेसी तो पढ़ा ही होना चाहिए। इसका सही उत्तर है डिवीजन, फेलेसी ऑफ डिवीजन था उसमें। इसका सही उत्तर 3 है, बी और सी इसका उत्तर होगा। इसका बी और सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन। देखिए असर्शन रीजन का प्रश्न है, यहाँ पे बिकॉज लगा के देखिए। आर जो है देखिए, डेटा इज ऑलवेज कलेक्टेड फॉर द अवार्ड ऑफ ए रिसर्च डिग्री लाइक एमफिल और पीएचडी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए स्टेटमेंट में ऑलवेज जो है हमेशा की बात कर रहा है। देखिए ऑलवेज हो गया, मैं एक चीज बता देता हूँ यहाँ पे आप लोगों को। ऑलवेज हो गया, ओनली हो गया, ओनली हो गया, नो हो गया, एक्सट्रीमली हो गया, एक्सट्रीमली हो गया। ये सब जो है ना एक्सट्रीम वर्ड है, मतलब किसी भी चीज को ना 100% साबित करती है, 100% जो है प्रूफ करती है, 100% की बात करती है। लेकिन ऐसा अक्सर 100% की बातें ज़्यादातर केसेस में गलत ही होती है। तो जब भी इस तरह का शब्द आपको दिखे तो ज़्यादातर केसेस में इस स्टेटमेंट में अगर नजर आए तो वो स्टेटमेंट गलत ही रहता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा इस तरह के। एक्सेप्शन 10% जरूर होता है, लेकिन 90% केसेस में ऐसा प्रश्न अगर प्रश्न में दिखे तो ऐसा स्टेटमेंट गलत होता है। तो इसका सही उत्तर 3 है, मिला लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, वैदिक शिक्षा के संबंध में सही कथन चुने। इसका सही उत्तर बी और सी है, बाद में मिला देख लीजिएगा, अभी उत्तर मिला लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, इसका सही उत्तर ए सी डी बी है। ए, उसके बाद सी, उसके बाद डी, उसके बाद बी। अगला देखिए, इसका सही उत्तर 3 है, मिला लीजिएगा। ये जो है एच इंडेक्स वाला क्वेश्चन है, एच इंडेक्स researchers productivity. If Dr. Amar has published 5 papers with the following citation counts 21, 12, 4, 2 and 1, then what is the H index of Dr. Amar? तो इसका H index 3 होगा। अगले प्रश्न देखिए, आज पर क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक the argument all knowable objects are nameable, जितने भी the port is a knowledgeable object therefore the port is nameable in an invalid argument। अब देखिए इसका सही उत्तर तो ये है, बाद में लिया जाएगा। देखिए यहाँ पे अभी मैं ऊपर बताया था नो जो होता है, देखिए आर गलत है, यहाँ पे एक्सट्रीम बात। ज़्यादातर केसेस में ओनली, नो, ऑलवेज, ये सब जो होता है जिस स्टेटमेंट में रहता है वह स्टेटमेंट रॉन्ग रहता है। रॉन्ग स्टेटमेंट बनाने के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, फॉर मोटिवेटिंग एंड रेमेडियल पर्पसेस ए टीचर कैन नोट विथ हर स्टूडेंट्स इट इज टेकन एज ए क्राइम। इसका सही उत्तर है, यह तो आसान सा प्रश्न था। Atmospheric concentration of which of the following gases are used for the calculation of air quality index AQI in the urban regions? A, C, D. कार्बन मोनोक्साइड, उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उसके बाद डी आर्गन, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस तरह से ये तीनों जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स में एटमॉस्फेरिक कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है, याद कर लीजिए। अगले प्रश्न को देखिए,
इन ए रिसर्च कंटेक्स्ट द एक्ट ऑफ प्लेगरिज्म कैन बी अवॉइडेड बाय ACE। इसका सही उत्तर है गिविंग प्रॉपर साइटेशन ऑफ सोर्सेस, सी पैराफ्रेजिंग करेक्टली एंड गिविंग साइटेशन, ई यूजिंग ए प्लेगरिज्म चेकर टूल। बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं इसको चेक करने के लिए, प्लेगरिज्म चेक करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। अगला आप देखिए, अब पैसेज आ गया। पैसेज में देखिए कुछ लेखक कुछ जेंडर संबंधित समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए इंगित करता है कि महिला एवं पुरुष दोनों ही किसी भी दी गई गतिविधि के प्रवर्तक हो सकते हैं। इसका सही उत्तर है। उसके बाद अगला प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुझाव लेखक द्वारा नहीं दिया गया है। इस शब्द पर ध्यान दीजिएगा, नहीं शब्द पर। तो नहीं दिया गया है हमें दोनों लिंग के अपने पारंपरिक और शारीरिक गुण होने चाहिए। इस बात को नकारा गया है, लेखक ने नकारा है। तो इसका सही उत्तर 3 होगा। अगला प्रश्न देखिए, यह कहकर यौनिक सीमांकन द्वारा गतिविधि के विभिन्न क्षेत्रों को चित्रित नहीं किया जाना चाहिए। लेखक किससे बचना चाहता है? जेंडर भूमिकाओं को निर्धारित करने से लेखक बचना चाहता है। लेखक समाज में जेंडर समानता लाने के लिए किस कार्य को करने की कामना नहीं करता है? केवल पुरुषों को प्रारंभकर्ता के रूप में माना चाहिए। इस चीज को जो है, इस चीज की कामना जो है लेखक इस पैसेज के माध्यम से नहीं करता है। तो इसका सही उत्तर यही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है उपरोक्त गद्यांश में विषयनिष्ठ अभिवृत्ति किसको संदर्भित करती है? तो यह जो है व्यक्तिगत और प्रायः पक्षपाती विचार को संदर्भित करती है। इसमें जो है पक्षपात, महिला और पुरुष के बीच जो पक्षपात होता है, महिला और पुरुष के बीच, अब पक्षपात किस आधार पे होता है? तो जेंडर के आधार पे होता है, लिंग के आधार पे होता है। तो इसका जो है इस पैसेज में मेन यही है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। अब चलिए हिंदी के प्रश्न को देखते हैं पेपर 2 पे। पेपर 1 कंप्लीट हो गया है, अब पेपर 2 को मिला लीजिए। देखिए पहला 51 नंबर प्रश्न, कबीरदास की वाणी को समझने के लिए यह निहायत जरूरी है कि हम इस बात की जानकारी प्राप्त कर लें कि उन दिनों इस जाति के बचे खुचे पुराने संस्कार क्या थे। देखिए तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। इसका कथन है, किस आलोचक का कथन है? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल दोनों एक दूसरे के विपरीत समानांतर रूप से चलते आते हैं। एक लाइन पे अगर रामचंद्र शुक्ल हैं तो दूसरी लाइन पे रामचंद्र शुक्ल, तो दूसरी लाइन पे हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रसाद द्विवेदी, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए, नई कविता पत्रिका के प्रकाशन संबंधी इलाहाबाद में हुई बैठक में भाग लेने वाले व्यक्तियों में से आलोचना त्रैमासिक के संपादक मंडल में कौन शामिल नहीं थे? देखिए ये सब प्रश्न काफी टफ माना जाएगा, क्योंकि इतनी गहराई में कोई पढ़कर नहीं जाता है। तो अगर ऐसे में आपका प्रश्न अगर गलत भी हो रहा है तो घबराने की बात नहीं है। देखिए आप लोग कंपटीशन से बाहर तब होते हैं किसी भी परीक्षा में, आप टफ क्वेश्चन को गलत करके, अगर टफ क्वेश्चन गलत आप लोग करते हैं तो उससे अपने आप को बाहर मत समझिए। जब आप इजी क्वेश्चन को गलत कीजिएगा तब आप कंपटीशन से बाहर हो जाइएगा। इस बात को ध्यान रखिए, इजी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, जो सब सही कर रहा है वो आपका सही होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर ओम प्रकाश, ओम प्रकाश जो थे वो संपादक मंडल में शामिल नहीं थे। अगले प्रश्न को देखिए, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन पूछ रहा है। तो अब भाषा का वह रूप है जो परिनिष्ठित एवं शिष्ट भाषा की तुलना में विशिष्ट तथा अति विशिष्ट माना जाता है। यह जो है गलत है, बाकी सही जो है सब सही है।
अगले प्रश्न पे चलिए। आफूदरी के उपशीर्षकों के आधार पर सही अनुक्रम बतलाइए। देखिए आफूदरी जो रचना है हम लोग के अन्य गद्य विधा में लगी हुई, तो आफूदरी जो है रचना में बहुत शीर्षक, उपशीर्षक में भी बहुत सारे उपशीर्षक हैं। तो यह प्रश्न भी आप इजी कैटेगरी में नहीं डाल सकते हैं। उतने सारे मतलब कि उपशीर्षकों को कोई नहीं याद कर सकता है। अगर उसको याद करने लग जाएगा तो कहीं ना कहीं दूसरे जगह सिलेबस से कॉम्प्रोमाइज होने लग जाएगा। फिर तो सिलेक्शन जो है जेआरएफ तो छोड़ दीजिए, फिर नेट भी होना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर सिर्फ आप उधर ही पढ़ने बैठिएगा तो ढंग से पढ़ने में 1 मंथ लग जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न से घबराना नहीं है अगर गलत भी होता है तो। आप उधरी के उपशीर्षक के आधार पर सही अनुक्रम बतलाइए। तो ECABD इसका सही कथन है। सबसे पहले जो है ई जब अवस्थाएं टूटी 1 नंबर पे, उसके बाद सी दोहरे मापदंड, उसके बाद ए 3 नंबर पे, उसके बाद बी 4 नंबर पर, और अंत में मिथक ढह गया। इस तरह से ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। 2-3 दिन बीतने पर पंडित जी ने 3-4 खांची मछलियां भेजी और साथ में एक दोहा प्रेमचंद घर में से उद्धृत उपरोक्त पंक्तियां कौन से उपशीर्षक से ली गई है। तो देखिए यह जो है यह सन 14 की बात है, उपशीर्षक से ली गई है। इसका अभी उत्तर मिला लीजिए आप लोग। उसके बाद देखिए, मैं क्षितिज भ्रिकुटी पर घीर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रज कन पर जल कन हो बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकली। उपरोक्त पंक्तियां किस कविता से ली गई है। तो यह जो पंक्ति है, मैं नीर भरी दुख की बदली, हम लोग के सिलेबस में लगी हुई कविता है, उससे ली गई है। अगर आप पढ़े होते हैं तो ये इस इजी प्रश्न है, इसको टफ प्रश्न की कैटेगरी में नहीं डाल सकते। अगले प्रश्न को देखिए। कविता क्या है निबंध के संदर्भ में निम्नलिखित कौन से कथन सत्य हैं। भावों से सीधा और पुराना लगाव रखने वाले रूप ही मिलेंगे। काव्य में बिंब गढ़न से काम नहीं चलता, अर्थ गढ़न आवश्यक है। यह जो है काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है। प्रीवियस ईयर में जो है बहुत बार आप लोगों को देखने को मिला होगा PYQ में। यह जो है रामचंद्र शुक्ल की कथन है। यह जो है रामचंद्र शुक्ल का कथन है, ठीक ना। तो उसके बाद देखिए इसका सही उत्तर क्या है, C और D है। तो देखिए यह बिंब गढ़न निर्दिष्ट, गोचर और मूर्त विषय का ही हो सकता है। देखिए यहाँ नहीं लगा के कथन को जो है गलत बना दिया जाता है, ठीक ना। हम मूर्ख, बलहीन और आलसी हो गए हैं, सारा धन विदेश चला जाता है, इससे अधिकांश जनता घी खा पाती है, चुपड़ी रोटी पा जाती है। इसका सही उत्तर लगा लीजिए, इसको सोल्व बाद में किया जाएगा। मिला लीजिएगा। घोर अंधारे चंदमणि जिमी, ओ जो करी परम महासुख, एकु कर्ण दूरी अशेष हरेई। उपर्युक्त पंक्तियां किस कवि द्वारा रचित है। देखिए यह जो पंक्ति है यह सरहपाद की है पंक्ति है। किसकी पंक्ति है, सरहपाद। ये आदिकाल के कवि हैं, आदिकाल। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए। सर्वनाम में इनमें से कौन सा कारक नहीं होता। तो सर्वनाम में संबोधन कारक नहीं होता है। अगले प्रश्न को देखिए। किसी के घर कर में न गढ़ कर बैठना, इस दाड़े फानी में ठिकाना बेठिकाना, और मका वरला मका रखना। यह जो है मजदूरी और प्रेम निबंध से ली गई पंक्ति है। यह इजी प्रश्न है। अगर 1 बार 2 बार भी पढ़ा हुआ है आपका मजदूरी और प्रेम निबंध तो इजीली
प्रश्न को कर लीजिएगा। मुझे इस बंदी गृह से मुक्त करो, अब तो बाली, जावा और सुमात्रा का वाणिज्य केवल तुम्हारे ही अधिकार में है महानाविक। जयशंकर प्रसाद कृत आकाशदीप कहानी के किस पात्र द्वारा यह कथन कहा गया है? तो यह कथन चंपा द्वारा कहा गया है। अगर एक बार भी आप कहानी पढ़े हुए हैं तो आप प्रश्न को सही कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, कानों में कंगना कहानी में प्रयोग के आधार पर प्रकृति के वर्णन को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, अक्सर कहानी पढ़ते वक्त हम लोग को आदत लग चुका है पात्र, कथन, प्रकाशन वर्ष इस सब पे फोकस करना, लेकिन प्रकृति के वर्णन पर कभी भी फोकस डालकर नहीं पढ़ा गया है। तो ऐसे अगर प्रकृति के वर्णन को पूछा गया है वो भी क्रम लगाने के लिए, तो यह इस प्रश्न को जो है आप इजी नहीं कर सकते। इस प्रश्न को टफ की कैटेगरी में डालिए आप लोग। इसका सही क्रम जो है दूसरा ऑप्शन है ACEBD। सबसे पहले जो है एक बरसात की रात है, उसके बाद जो है रिमझिम बूंदों की झड़ी है, उसके बाद चांदी का मेघों से आंख मुंदोबल खेलना है, उसके बाद बिजली का काले कपाट से बार बार झांकना, और अंत में बादल का मरोड़ से बार बार चिल्लाना। अब देखिए भीखम खेर भी, देखिए बी का 4 बाबू रामाधीन। अगर आप लोग राग दरबारी उपन्यास पढ़े हैं तो यह प्रश्न बहुत ही इजी है। बेईमान मुन्नू रहता है, बेईमान नाम कैसे पड़ता है इसका मुन्नू का वह भी पता, इस कहानी में वर्णित है। उसके बाद यह दोनों अगर पता है तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 सही उत्तर है, इसको मिला लीजिएगा। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न, हरियोत्कृत प्रिय प्रवास की भूमिका के अनुसार निम्न कौन से कथन सत्य हैं? मैंने पहले इस ग्रंथ का नाम नीलांजना प्रलाप रखा था। एक सहृदय कवि के मन से मन मिलाकर यह प्रार्थना करता है, यह सत्य है कि तू लोक भाषा की सेवा करने का अधिकार सभी को तो है। जो महाकाव्य हो और ऐसी कविता में लिखा गया हो जिसे भिन्न तुकांत कहते हैं। उसके बाद प्रिय प्रवास की भाषा संस्कृत गर्भित है, उसमें हिंदी के स्थान पर संस्कृत का रंग अधिक है। यह कथन जो है अनेकों बार देखने को मिलता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है, ये हर जगह दिया हुआ है। अगर ये पता है आपको तो देखिए 2 ही ऑप्शन में ई है। उसके बाद देखिए COD में यस, जो महाकाव्य और इसी कविता में लिखा गया जो भिन्न तुकांत है। भिन्न तुकांत की बात भी जो है इस प्रिय प्रवास में की गई है, तो यह दोनों कथन सही है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, एक तरफ पंक्तियां दे दी गई है और एक तरफ राग दे दिया गया है, कौन से राग की कौन सी पंक्ति है? इसका अभी सही उत्तर मिला लीजिए। इसका ऑप्शन एक जो है वह सही उत्तर है। बाकी जो है इसको सोल्व बाद में देख लिया जाएगा, कर लिया जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा खंड मेरी तिब्बत यात्रा से संबद्ध नहीं है, पूछ दिया गया है। तो इसमें जो है हिमालय की ओर जो है यह जो है गलत है, मतलब कि इसका सही उत्तर यही है, नेपाल की ओर, लहासा उत्तर की ओर, चाड़ की ओर मेरी तिब्बत यात्रा का उपशीर्षक है। तिब्बत यात्रा का उपशीर्षक है। अगले प्रश्न को देखिए। यह प्रश्न देखिए काफी इजी था, इसको टफ नहीं बोल सकते हैं ऐसे प्रश्नों को। देखिए, भारतीय काव्य शास्त्र सत्यदेव चौधरी में आए भारतीय विद्वानों के कालक्रम के अनुसार पहले से बाद के क्रम में उन्हें व्यवस्थित किया। देखिए, सत्यदेव चौधरी का जो है काव्य शास्त्र की पुस्तक है, उसके अकॉर्डिंग बोल रहा है कि आप जो है जितने भी आचार्य हैं, महिम भट्ट, जयदेव, धनंजय, दंडी, उद्भट, इन सबको क्रम से मिलाना है, कौन से पहले आए हैं कौन से बाद में आए हैं। तो देखिए, अब ये सब जो है सत्यदेव चौधरी, ये अगर नहीं भी पता है आपको सिर्फ क्रम पता है तो आप ऐसे प्रश्न को सही कर लीजिएगा। तो इसका सही उत्तर ये है, देख लीजिए। इसका सही उत्तर
ऑप्शन सेकेंड है। सबसे पहले डी दंडी, उसके बाद ई उद्भट, उसके बाद सी धनंजय, उसके बाद ए महिम भट्ट, अंत में जयदेव। जयदेव का समय जो देखिएगा तो आपको सबसे अंत में दिखता है जयदेव का समय। अगर इन सभी में इतना सिर्फ पता है कि जयदेव का जो है समय काल वो सबसे अंत में है, तो उसी से ऑप्शन यह सही, यह प्रश्न सॉल्व हो जाता है। तो इस प्रश्न को टफ तो नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए। सेकंड निस्संदेह एक व्यक्ति का अभिन्नतम निजी दस्तावेज एक रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल सफरिंग है, यद्यपि यह साथ ही उस व्यक्ति के युग संघर्ष का प्रतिबिंब भी है। यह किस लेखक द्वारा उपन्यास की भूमिका में की गई है? यह तो काफी, जिससे खड़े जीवनी के लेखक कौन है? अज्ञेय हैं, तो उनका ही कथन है। इजी प्रश्न है। उसके बाद बंग महिला, कहानी के आधार पर निम्न अंग्रेजी शब्दों को कहानी में पहले से बाद के क्रम में आने के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। देखिए इसको, यह जो है आप मॉडरेट के कैटेगरी में डाल सकते हैं। आप इस प्रश्न को नहीं इजी बोल सकते हैं और ना ही टफ कर सकते हैं, ना ही इजी कर सकते हैं और ना ही टफ कर सकते हैं। यह प्रश्न जो है मॉडरेट कैटेगरी का प्रश्न है। अब देखिए इसमें जो है सबसे पहले जो है डिपार्टमेंट महकमा की बात हुई है, महकमा शब्द आया है। अब देखिए, अब यहाँ से एक चीज सीख ले लीजिएगा कि किसी भी कहानी में कहीं पर भी अगर शब्द और उसका अर्थ है, शब्द और अर्थ पे पहली बार प्रश्न नहीं एनटीए पूछा है। ऐसा नहीं है कि शब्द और अर्थ पर एनटीए पहली बार प्रश्न पूछा है। आप प्रीवियस ईयर जब देखिएगा, पीवाईक्यू को देखिएगा, तो कहानी में आप देखिएगा पहले भी शब्द और अर्थ से प्रश्न पूछा हुआ है। बस इसमें क्या हुआ है, एक लेवल ऊपर चला गया है, इसका क्रम पूछ दिया गया है। तो शब्द और अर्थ पर तो पहले से प्रश्न पूछ चुका है एनटीए, इसीलिए मैं इसे टफ की कैटेगरी भी नहीं डाल रहा हूँ और इजी की कैटेगरी में भी नहीं डाल रहा हूँ, मॉडरेट की कैटेगरी में डाल रहा हूँ। तो इस बात को ध्यान दीजिए। इसका ऑप्शन सेकेंड जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए। हिंदी भाषा के संदर्भ में वैज्ञानिक लिपि के गुणों से संबद्ध कौन से कथन असत्य हैं? असत्य पे फोकस कीजिएगा। कौन से कथन असत्य हैं? तो सी और डी जो है असत्य। एक ध्वनि के लिए एक से अधिक लिपि चिन्ह हो सकते हैं, ऐसा बात कह रहा है। दूसरा, लेखन में लिपि चिन्हों का उच्चारण की दृष्टि से क्रमबद्ध होना आवश्यक नहीं है। नहीं, आवश्यक है। नहीं शब्द यहाँ पे जबरदस्ती जोड़ा गया है। तो देखिए, नहीं शब्द जबरदस्ती जोड़कर जो है इस स्टेटमेंट को, कथन को जो है गलत बनाया गया है। एनटीए का जो भी प्रोफेसर जो है इसका क्वेश्चन बनाते होंगे, उन्होंने देखिए प्रश्न जो है कोई ना कोई तो व्यक्ति ही बना रहा है, वो प्रोफेसर लोग बनाते हैं, एक टीम रहता होगा कहीं ना कहीं। तो वो भी जो है देखिए उनको भी इस तरह का देखिए पैटर्न तो पहले से फिक्स है कि 5 स्टेटमेंट वाला प्रश्न पूछना है एनटीए को। पहले से ऑप्शन तैयार है, सब कुछ तैयार है, बस उनको जो है स्टेटमेंट बदलना है। ये सब पहले जैसा रखते हैं, बाकी सिर्फ ये बदल देते हैं। उसी क्रम में देखिए उनके पास भी उतना समय नहीं होता कि एकदम टफ ही क्वेश्चन बनाना है। कोई भी प्रश्न पत्र 100 प्रश्न रहता है तो उसमें से 30 to 40% जो प्रश्न रहता है वह इजी रहता है। 40 to 70% जो प्रश्न रहता है वह मॉडरेट रहता है और 30% जो प्रश्न रहता है वह टफ की कैटेगरी में आप कह सकते हैं। तो कोई भी प्रश्न रहता, अगर 100 प्रश्न है किसी भी एग्जाम में, तो इसी तरह से पेपर बनाया जाता है ताकि हर तरह के स्टूडेंट को टारगेट किया जा सके, ऑल स्टूडेंट टारगेट किया जा सके। हर तरह के, ऑल टाइप के स्टूडेंट को टारगेट करना होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन 1 है, मिला लीजिए। अगले प्रश्न पे चलिए। अगला प्रश्न है, हिंदी का गद्य साहित्य रामचंद्र तिवारी। देखिए, रामचंद्र तिवारी में उल्लिखित निम्नलिखित उपन्यासों को उनके प्रकाशन के आधार पर पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करें। इसका ऑप्शन 3 जो है सही उत्तर है। लेकिन देखिए,
इस तरह के प्रश्न में इस बार देखिएगा तो आप पूछा है इसका क्रम बस अलग क्या कर दिया। हिंदी का गद्य साहित्य रामचंद्र तिवारी में उल्लिखित उपन्यास, ये सब से सीख लीजिए आप लोग। सीख क्या लेना है, एक देखिए, जब भी आप काव्य शास्त्र पढ़िए तो काव्य शास्त्र प्रश्न में देख लिए हैं तो सत्यदेव चौधरी की पुस्तक पढ़िए, क्योंकि उसी से देखिए प्रश्न बनाया हुआ है, एनटीए ही बता रहा है। उसके बाद गद्य का अगर पोर्शन पढ़ना है तो आप रामचंद्र तिवारी पढ़िए। रामचंद्र तिवारी, यह कौन बता रहा है, यह एनटीए बता रहा है। यहाँ से संकेत मिल रहा है कि एनटीए आखिर प्रश्न कहाँ से बना रहा है। तो एनटीए जब भी कोई गाइड बुक से प्रश्न नहीं बनाता है, एनटीए का प्रश्न बनाता है ऑथेंटिक बुक से। तो ऑथेंटिक बुक को पकड़िए, गाइड बुक के चक्कर में रहिएगा तो कभी नहीं रिजल्ट होगा आपका। गाइड बुक को छोड़िए, ऑथेंटिक बुक को पकड़िए। गाइड बुक को छोड़ना है, ऑथेंटिक बुक को पकड़ना है। तो काव्य शास्त्र के लिए सत्यदेव चौधरी, गद्य के लिए रामचंद्र तिवारी, यहां से सीख लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है अभिकथन और कारण। देखिए, अभिकथन और कारण के प्रश्न में जो है, देखिए 4 ऑप्शन है। देखिए, या तो देखिए तो 2 ऑप्शन है कि ए और आर सत्य है, मतलब कि कथन और कारण दोनों जो है सत्य है। इसका ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। ए सत्य है, ए असत्य है। ये या तो ये, अगर देखिए पढ़ते हैं जिसे, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार सकारात्मक दृष्टि से मेरा समाज दर्शन 3 शब्दों में अंतर्निहित कहा जा सकता है: स्वतंत्रता, समता तथा भ्रातृभाव। मैंने उनका अनुसरण अपने शिक्षक बुद्ध की शिक्षाओं से किया है। देखिए, अंबेडकर जो थे लास्ट अंत समय में, अपने अंत समय में बौद्ध दर्शन जो है अपना लिए थे, इतना तो पता है। अंबेडकर जो है अपने अंत समय में अंबेडकर अपने अंत समय में बौद्ध दर्शन को अपना लिए थे, तो यह तो सही हो सकता है। दूसरी देखिए, डॉक्टर अंबेडकर की मान्यताएं वास्तव में पश्चिमी क्रांति पर आधारित है, भारतीय दर्शन पर नहीं। देखिए, अंबेडकर जो हैं भारत के हैं और यहाँ कथन में कह रहा है कि भारतीय दर्शन पे नहीं। तो ऐसा हो सकता है क्या कि भारतीय दर्शन का प्रभाव भीमराव अंबेडकर पर नहीं पड़ा हो? यह तो बिल्कुल साफ दिख रहा है कि यह जो स्टेटमेंट है, यह स्टेटमेंट ही गलत है। अगर यह स्टेटमेंट ही गलत हो जा रहा है तो ऐसा एक ही इसमें है, ऑप्शन 3 में, कि आर असत्य है। बात ही खत्म हो जाता है फिर तो, बस यहीं से प्रश्न के उत्तर तक पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से कॉमन सेंस से भी थोड़े प्रश्न सोल्व करने का प्रयास कीजिए। अगला देखिए, ध्रुव स्वामी नाटक के निम्नलिखित गीत की पंक्तियों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए, इसमें है ये कसक अरे आंसू सहजा। देखिए, कभी भी आप लोग जब नाटक पढ़ते होंगे तो 2 पंक्ति तो, शुरुआत की 2 पंक्ति जो है आप लोग जरूर पढ़ते हैं, इतना तो पढ़ते ही हैं। तो जब पहली पंक्ति में ये कसक अरे आंसू सहजा, कोई पता हो ना हो, ये कथन जरूर पता होगा, ये लाइंस जरूर आप लोगों को याद होगा। तो डी अगर आप लोगों को याद है तो देखिए सबसे पहले नंबर पे डी एक ही ऑप्शन में है, तो यहीं से प्रश्न के उत्तर तक आप लोग पहुंच सकते हैं। देखिए, आप एनटीए के प्रश्न को सिर्फ चाहिएगा कि नॉलेज से सॉल्व कर लेना, तो नहीं होगा आपका कभी परीक्षा नहीं, नॉलेज से परीक्षा पास नहीं होगा। उसके बाद अगर आप सोचिएगा तुक्का से सही कर लेना, तो उससे भी नहीं होगा। यहाँ पे नॉलेज चाहिए। एनटीए जिस लेवल का प्रश्न बनाता है यूजीसी नेट के लिए, उसमें जो है आपको नॉलेज और लॉजिकल गेसिंग चाहिए। लॉजिकल गेसिंग, ऐसे ही तुक्काबाजी नहीं, जय माता दी ABCD उस तरह से नहीं।
नॉलेज और लॉजिकल गेसिंग, जब दोनों का कॉम्बिनेशन आपको बनेगा तब जाकर आप जो है इस परीक्षा को पास कर पाइएगा। ये सब लॉजिकल गेसिंग भी सीखना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ नॉलेज पे भी डिपेंड नहीं रहिए और सिर्फ लॉजिकल गेसिंग पे भी डिपेंड नहीं रहिए, दोनों का कॉम्बिनेशन अपनाइए, तभी जाके आप परीक्षा पास कर पाइएगा। तो ऑप्शन 1 इसका मिला लीजिए। अगले प्रश्न को देखिए, उसने कहा था कहानी के आधार पर कौन से कथन सत्य हैं। देखिए यहाँ पे, एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया, वृद्धा से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। देखिए, वृद्धा से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, जब उसने कहा था, कहानी को आप लोग पढ़े होंगे, तो यहाँ पे देखिए सही उत्तर को पूछना रहा है, सत्य कथन को पूछ रहा है, तब वृद्धा से नहीं, उस संत से जो है अंधे की उपाधि पाया था। तो यह जो है कथन गलत हो गया, यह कथन गलत हो गया, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही चला गया। ए ऑप्शन तो सही ही है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन 1 होगा। संत कह लीजिए, पंडित कह लीजिए, उसने वृद्धा से तो अंधे की उपाधि नहीं पाई थी, इतना जरूर याद रहता है। अब अगर आप कहानी 1-2 बार भी पढ़े हैं, तो अगर आप पढ़े ही नहीं हैं, आप जो है किसी गाइड बुक से सिर्फ गाइड बुक को पढ़ के गए हैं, तब तो ऐसे प्रश्नों को आप कभी नहीं सोल्व कर पाइएगा। गाइड बुक से तो कभी नहीं सोल्व होगा। ओरिजिनल स्टोरी को पढ़िए, ऑथेंटिक जो कहानी है, ओरिजिनल कहानी है, उसको पढ़िए, तब ऐसे प्रश्न आपसे सही होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक तरफ पंक्तियां दी हुई है, एक तरफ निबंध दिया हुआ। मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा, मोरे राम के भोजे मुकुटवा। ये तो देखिए एकदम साधारण सी है, मेरे राम का मुकुट। बी का फर्स्ट हो जाएगा, बी का फर्स्ट 2 ऑप्शन में है। देखिए, माता बिन आदर कौन करे, ये देखिए उठ जाग मुसाफिर का है, पंक्ति है। ऐसा बहुत बार आया है, माता बिन आदर कौन करे, उठ जाग मुसाफिर निबंध में। अगर 1-2 बार भी आप निबंध पढ़े हुए हैं, तो ये सब प्रश्न बहुत इजी प्रश्न है। इस प्रश्न को अगर कोई गलत कर रहे हैं तो कंपटीशन से बाहर हो रहे हैं। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है अभिकथन और कारण। अभिकथन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि दृश्यों की स्थानगत विशेषता केशव की रचनाओं में ढूंढना तो व्यर्थ ही है। कारण में बता रहे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि केशव के लिए प्राकृतिक दृश्यों में कोई आकर्षण नहीं था, वे उनकी देशगत विशेषताओं का निरीक्षण करने क्यों जाए। देखिए, केशव जो है रीति काल के कवि हैं, और रीति काल पे जो है रामचंद्र शुक्ल जो हैं रीति काल के कवियों पे, उनका जो विचारधारा है, रामचंद्र शुक्ल का विचार जो है रीति काल पे, वह निगेटिव है, नकारात्मक विचार है। तो यहाँ पे नकारात्मक की ही बातें हो रही है। तो सीधी सी बात है, यह दोनों कथन सही है, और एक कथन की आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। इस तरह से आप लोग को देखिए, थोड़ा नॉलेज और थोड़ा लॉजिक, इसी तरह से आपका प्रश्न सही होगा, नॉलेज प्लस लॉजिक से। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न पे चलिए। अगला प्रश्न, एक तरफ आत्मकथा दिया हुआ है, एक तरफ रचनाकार दिया हुआ है। देखिए, इसमें जो है एक कहानी यह भी जो है, यह तो आप लोगों को पता ही होगा, मन्नू भंडारी का है। अब देखिए, यहाँ पे ये इतना पता है, तो ए का सेकेंड इन दोनों ऑप्शन पे आके आप रुकते हैं। अब देखिए, बी ऑप्शन का या तो फर्स्ट होगा या 4 होगा, यही दोनों में होगा। अन्य से अनन्या, देखिए अन्य से अनन्या जो है, आप जब देखते हैं तो आप जो है बी का 4, सुनीता जैन नाम कम सुना हुआ रहता है। और इधर देखिए प्रभा खेतान का नाम बहुत आप लोग सुने होते हैं। तो इस पे जाइए, आप इधर कम जाइए, इस तरह से इधर ज़्यादा बढ़िए, इधर बढ़िए। तो इधर बढ़ते हैं तो बी का फर्स्ट हो जाएगा। अब बी का फर्स्ट इसी में है, तो इसका सही उत्तर पहुंच गए। बाकी दोनों पता नहीं भी है, तब भी प्रश्न का सही उत्तर मिल गया आपको। तो इसी तरह से प्रश्न सही होता है।
पूरे नॉलेज से चाहिएगा प्रश्न सोल्व करना तो नहीं हो पाएगा, जितना बड़ा सिलेबस है कभी सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा। अब देखिए इस प्रश्न को, एक तरफ पंक्ति है एक तरफ रचनाकार है। पंक्ति में देखिए इसका सही उत्तर अभी अभी मिला लीजिए, इसका सही उत्तर ऑप्शन 1 है, इसका उत्तर मिला लीजिए अभी। उसके बाद डॉक्टर सामरसेट ने सैडनेस इन शेक्सपियरियन ट्रेजिडी में शेक्सपियर के पात्रों की आलोचना निम्न में से किस सिद्धांत के आधार पर की है? मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के आधार पर की है। अगले प्रश्न को देखिए, ईदगाह कहानी के आधार पर सम्मी ने मेले में से क्या खरीदा था? खंजरी खरीदा था। नूरे वकील जो है नूरे खरीदा था। यह तो दम ये बंदूक तो कोई खरीदा ही नहीं था। तो यह जो है प्रश्न बहुत इजी था, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। अगला देखिए, असल बात इतनी ही कि महेंद्र की जगह इसमें इनमें से कोई भी आदमी होता तुम्हारी जिंदगी में तो साल 2 साल बाद तुम यही कहती कि तुमने गलत आदमी से शादी कर ली है। संवाद आधे अधूरे नाटक के किस उस पात्र द्वारा कहा गया है? देखिए यह जो है जुनेजा द्वारा कहा गया था, और जुनेजा पुरुष 4 था। जुनेजा पुरुष 4 था। जुनेजा ही जो है वो महेंद्र की पत्नी से ये सभी बातें कहता है। अब अगले प्रश्न पे चलिए, ये सब प्रश्न इजी प्रश्न में आएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, एक आचार वाराणसी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ रहा है। सोना, सोना जो है द्रव्यवाचक संज्ञा में आ रहा है। द्रव्यवाचक संज्ञा। लड़कपन जो है देखिए भाववाचक संज्ञा में आ रहा है। जुलाहा जो है जातिवाचक संज्ञा में आ रहा है। अगले प्रश्न में चलिए, अगला प्रश्न देखिए, मानस का हंस उपन्यास के आधार पर निम्न में से कौन से कथन सही है? अभी मिला लीजिए ऑप्शन 3 बी और ई जो है सही है, बी और ई सही है, बाकी ए सी और डी गलत है। अगले प्रश्न पे चलिए, देखिए अच्छी किताबें अगर नहीं निकल रही तो आप लोग एक काम कीजिए, पुस्तकालय बंद कर दीजिए। यह जो है आवारा मसीहा से लिया गया कथन है। आवारा मसीहा देखिए, एक आवारा मसीहा से जो है एनटीए बहुत प्रश्न पूछता है, बार बार प्रश्न पूछा गया आवारा मसीहा रचना से एनटीए के द्वारा। आप जब प्रीवियस ईयर उठा के देखिएगा पीवाईक्यू, तो आवारा मसीहा से पहली बार नहीं पूछा गया है। तो आवारा मसीहा इसे रचना को अगर आप लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप आवारा मसीहा जैसे रचना को बार बार पढ़िए, क्योंकि बार बार एनटीए इससे प्रश्न बना रहा है। आप पीवाईक्यू उठा के देखिए, पहले आवारा मसीहा से बहुत प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। जब एक किसी रचना से अगर सिर्फ शीर्षक से कितना पूछता रहेगा एनटीए, उसको भी प्रश्न नया प्रश्न बनाना है तो वो तो डीप जाएगा ही, गहरे प्रश्न पर जाएगा ही, अंदर के प्रश्नों को उठाएगा ही। तो इस तरह से बढ़िए आप लोग देखिए। अगले प्रश्न देखिए, आगरा बाजार नाटक की निम्नलिखित पंक्तियों को क्रमानुसार लगाएं। अब देखिए इसमें सबसे पहले बी डी ए ई सी, सबसे पहले 1 नंबर पर बी, 2 नंबर पर डी, 3 नंबर पर ए, 4 नंबर पर ई और 5 नंबर पे सी। अब अगले प्रश्न पे चलिए, रसात्मकता की मध्यम कोटि को लक्ष्य में रखकर साधारणीकरण के प्रसंग में यह मान्यता किस विद्वान ने प्रस्तुत की? देखिए कुछ ये सब पता हो ना हो, डॉक्टर नगेंद्र जो है रसवादी आचार्य कहे जाते हैं, रसवादी आचार्य कहे जाते हैं डॉक्टर नगेंद्र। यह सोच के ही डॉक्टर नगेंद्र पे लगा दीजिए। अगर कुछ साधारणीकरण ना तो आश्रय राम का होता है, ना अलम सीता का होता है, अपितु या कवि की अनुभूति का होता है। ये नहीं भी पता है, इतना सिर्फ पता है कि डॉक्टर नगेंद्र जो है रसवादी आचार्य कहे जाते हैं, तो आप इसके उत्तर तक पहुंच गए, सही उत्तर तक हो गया। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है, विश्व इतिहास की प्रक्रिया का मूल लक्ष्य मानव चेतना का विकास है जो द्वंद्वात्मक पद्धति पर आधारित है। यह कथन निम्न में से किसका है? हीगल का है।
अभिकथन कारण के प्रश्न को देखिए। मृत्यु के गह्वर में प्रवेश करने के समय में तुम्हारी ज्योति बनकर बुझ जाने की कामना रखती हूँ, और भी एक विनोद प्रलय का परिहास देख सकूंगी मेरी सहचरी। क्योंकि ध्रुव स्वामी कारण से उपर्युक्त पंक्तियां कहती है क्योंकि वह, देखिए एक्चुअल में यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि वह जानती है कि राजा दोनों से एक साथ ही छुटकारा चाहता और मृत्यु ही इन दोनों को मिलन का सुख दे सकती है। दोनों कथन सही है और दूसरा कथन जो है पहले कथन की सही व्याख्या करता है। अगर नाटक पढ़े हुए हैं, एक बार भी पढ़े हुए हैं, तो इस प्रश्न को कर लीजिएगा। नर नारी एक दूसरे के पूरक और भाग्य विधाता हैं। वे परस्पर रीझ और खींच में अपने अपने अभावों और उनकी पूर्ति के लिए ही पूर्व कर्मानुसार मिलते हैं। यह कथन जो है मानस के हंस उपन्यास में तुलसीदास द्वारा कहा गया है। आधे अधूरे नाटक के आधार पर कौन से कथन सत्य हैं? तब महेंद्र भी एक आदमी है जिसके अपना घर बार पत्नी है। या देखिए अगर नाटक पढ़ा हुआ है तो ये सब प्रश्न कर लीजिएगा। इसका सही ऑप्शन 1 है, सही उत्तर मिला लीजिए। अगले प्रश्न को देखिए। अब तो भारत की सामाजिक संस्कृति की दिन रात माला जपने वाले बहुत तेरे हो गए। यह जो है संस्कृति और सौंदर्य में जो है संस्कृति शब्द खूब बात हुई। ये सब तो बहुत ही इजी प्रश्न है। अगर ये सब प्रश्न आप गलत करते हैं तो समझिए आप जो है आप कंपटीशन से बाहर हैं। कला और नैतिकता के अभिन्न संबंध के संदर्भ में गांधीवादी विचारधारा पर निम्न में से किनके विचारों का प्रभाव दिखाई देता है? रस्किन और टॉल्स्टॉय का प्रभाव जो है गांधी पर पड़ा है। यह बहुत बार देखा हुआ प्रश्न है। अगला देखिए मुनेसर मुर्दहिया का है। इतना तो सबको पता रहता है। उसके बाद देखिए सरजू जो है माटी की मूर्तें अगर पढ़े हैं आप तो उसमें मिलेगा आपको। उसके बाद जंग बहादुर जो है स्मृति की रेखाएं में देखने को मिलेगा। उपेंद्र नाथ जो है आवारा मसीहा में देखने को मिलेगा। तो देखिए आपको कोई पता हो न हो, सरजू और मुनेसर ये दो पात्र तो इसमें जरूर आपको पता होगा, और ये दोनों जो है पढ़ी हुई रचनाएं हैं। मुर्दैया से भी काफी प्रश्न पूछा जाता है। मुर्दैया अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं समझिए कंपटीशन से बाहर हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। एक तरफ पात्र है, एक तरफ विशेषता है। जब आप गोदान उपन्यास उठाइएगा, सबसे शुरुआत में होड़ी का जो है वर्णन मिलता है। होड़ी कैसा है? अगर यह सब प्रश्न आप गलत कर रहे हैं, ये सब प्रश्न को कठिन प्रश्न नहीं कह सकते हैं। इन सभी प्रश्नों को आप कठिन प्रश्न की कैटेगरी में नहीं डाल सकते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन 3 है। अगला देखिए। भारत भारतीय निम्न पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। अब देखिए इसका उत्तर देख लीजिए। CEDAB। यह सब प्रश्न देखिए टफ की कैटेगरी में जाएगा, क्योंकि जो है इन सभी प्रश्नों में जो है आप भारत भारती जैसी रचनाओं का इतनी सारी पंक्तियां याद रखना और उसको भी क्रम से लगा पाना इतना आसान नहीं है। अगला प्रश्न देखिए। पैरों के नीचे जलधर हों, बिजली से उनका खेल चले, संगीन कारों के नीचे सत सत झरने बेमेल चले, धूमसावनी नाटक का है। उपशीर्षक। यह सब प्रश्न कोई प्रश्न ही अब नहीं रह गया। उपशीर्षक से बहुत बार प्रश्न पूछ चुका है NTA। कमलेश्वर ने राजा निर्वंशिया की भूमिका में नई कहानी की उपलब्धि के रूप में किसका उल्लेख किया है? नई भाव भूमियों का सृजन का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न देखिए। यह पंक्ति किस उपन्यास की प्रस्तावना में लिखी गई है? 1969 में एक सुविख्यात समीक्षक ने बहुत लंबी समीक्षा इस बात पर समाप्त की, अपठित रह जाना ही इसकी नियति है। देखिए भूमिका तो सब कोई पढ़ता ही है। ये प्रश्न गलत कठिन प्रश्न नहीं है। अगला प्रश्न देखिए। शिव शंभू के चिट्ठे का प्रश्न है। इस सब प्रश्न इसका सही उत्तर ऑप्शन 3 है, मिला लीजिए। अगले प्रश्न पे को देखिए। अगला प्रश्न
खो के आत्मगौरव स्वतंत्रता भी जीते हैं, मृत्यु सुखदायक है वीरो इस जीने से, वियोगी हरि की पंक्ति को उठा के दे दिया गया। और इन पंक्तियों में आर्थी व्यंजना का कौन सा प्रकार या रूप है? तो बौद्धव्य श्रोत्री वैशिष्ट आर्थी व्यंजना इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो है, मोचीराम के आधार पर पंक्तियों का सही अनुक्रम बताइए। मोचीराम बहुत ही आसान कविता है, इसको बार बार पढ़ लीजिए मोचीराम कविता को। उसके बाद देखिए, ये सभी प्रश्न जो है, दिल फिगार, हजरत खिज्र एक बुजुर्ग, दिल फरेब, घायल सिपाही, देखिए डी का फोर, इन ये तो सब एकदम याद रहता है। उसके बाद बी का सेकेंड, देखिए ये भी याद रहता है। तो एक जो है सही उत्तर है, ऑप्शन एक इसका सही उत्तर है। उसके बाद अगले प्रश्न को देखिए, इसका ऑप्शन एक सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, पंक्तियां और रचनाकार दिया हुआ है, इसका सही उत्तर ऑप्शन 3 है। अगले प्रश्न को देखिए, गोदान उपन्यास पर निम्नलिखित टिप्पणी किस हिंदी आलोचक द्वारा की गई? रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी से बहुत प्रश्न एनटीए बनाता है, रामस्वरूप चतुर्वेदी को पढ़िए, रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न देखिए, भाषा के संबंध में यह कथन किस कवि का है? तुर्की, अरबी, हिंदवी भाषा तेती आही, जामे मार्ग प्रेम का सवै सराहें ताही। मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी जो है बहुत सारे भाषा के जानकार थे। और देखिए यहाँ पे मुगल काल का समय था, मुगल काल के समय तुर्की, अरबी, हिंदवी ये सब भाषा थी, तो इससे अनुमान लगाइए थोड़ा। अगला प्रश्न देखिए, जवानी संजय होती है बुढ़ापा दान होता है, जवानी सुंदर होती है बुढ़ापा महान होता है, उठ जाग मुसाफिर निबंध से ली गई वह पंक्ति है। अगला प्रश्न देखिए, देखिए उर्वशी और पुरूरवा की कथा कई रूपों में मिलती है और उसकी व्याख्या भी कई प्रकार से की गई है। इस कथा का प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, किंतु उक्त सूत्र से इतना ही विदित होता है कि उर्वशी पुरूरवा को छोड़कर चली गई थी। क्योंकि यहाँ से क्योंकि लगा दीजिए, क्योंकि उर्वशी काव्य के आधार पर अंततः पुरूरवा और उर्वशी का मिलन हो जाता है, जिसके पश्चात वह सदा के लिए साथ रहते हैं, उनके क्षण भर के वियोग की सूचना नहीं मिलती। देखिए एक तरफ यहाँ पर बोला जा रहा है कि छोड़कर चली गई थी, और दूसरे तरफ बोला जा रहा है कि मिलन हो गया था, तो दोनों बातें एक साथ सत्य कैसे हो सकती है? यानी दोनों में एक कथन तो असत्य जरूर है, दोनों में एक कथन तो असत्य जरूर है। तो इसमें जो है ए जो है सही है और आर जो है असत्य है। इस तरह से प्रश्न के उत्तर तक पहुंचा जाता है। अगले प्रश्न को देखिए, किसान लाठी से खेत जोतता है, इस वाक्य में वाक्य की किस विशेषता का अभाव है? योग्यता का अभाव है। अगला देखिए, निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा पुस्तक में विचारधारा शीर्षक के अंतर्गत आए उपसर्गों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यह सब प्रश्न जो है आप टफ की कैटेगरी में डाल सकते हैं इन सभी प्रश्नों को। इसका सही उत्तर ऑप्शन 3 है, DACBE। अगला देखिए, पहेली सा निम्नलिखित पंक्तियां कामायनी जनशंकर प्रसाद के कौन से सर्ग से उद्धृत है? पहेली सा जीवन है व्यस्त, उसे सुलझाने का अभिमान, बताता है विस्मृति का मार्ग, चल रहा हूं बनकर अनजान। श्रद्धा सर्ग की पंक्ति है। अगला प्रश्न देखिए, भारतेंदु के जाति विवेकनी सभा और सभय जाति गोपाल की लेखों में सामाजिक व्यंग है। काशी के पंडित जो किसी लोभवश जाति व्यवस्था किया करते थे वे ही इसके लक्ष्य हैं। भारतेंदु युग में इस प्रकार की नाट्य शैली का बड़ा प्रचार था, किंतु आगे चलकर हिंदी के लेखकों ने जाने क्यों इनका परित्याग कर दिया। देखिए व्यंग जो है, यहाँ पे व्यंग की बात की जा रही है, व्यंग जो है बाद में लेखक ने त्याग नहीं किया था। तो यह जो है देखिए सबसे बड़ी चीज है, इसका दोनों कथन सत्य है, लेकिन आर जो है एक ही सही व्याख्या
नहीं करता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रेमचंद घर में के आधार पर पंक्तियों का सही अनुक्रम व्यवस्थित कीजिए। इसका अनुक्रम ये देख लीजिए। सबसे पहले ये सी, कुछ पूरब का रीति रिवाज ऐसा है कि जब मुझे घर में लोगों ने बुलाया। दूसरा ये, जब हम ऊंट गाड़ी से उतरे मेरी स्त्री ने हाथ पकड़कर चलना शुरू किया। उसके बाद जो है ए है तीसरे नंबर पर, उसके बाद डी है चौथे नंबर पर, और पांचवें नंबर पर बी है। 114। ये अगले प्रश्न को देखिए। इसका ऑप्शन एक सही उत्तर है। सजनवा बैरी हो गए हमारे सजनवा रे, चिट्ठिया तो हर सब कोई बाँचे, चिट्ठिया तो हाय करम्बा हाय करम्बा। इस गीत को गाने का भाव या कारण यह है कि गायक इस गीत को उस सजनवा की याद में गा रहा है जो उसे अब नहीं मिल रहा। चिट्ठी को सब पढ़ सकते हैं, करम की कौन कहे, यह छोकरा नाच का गीत है। यह जो है देखिए तीसरी कसम कहानी का गीत है। तीसरी कसम कहानी में बहुत से गीत आए हैं, उसको याद कर लीजिए। 115। 116 जैनेन्द्र द्वारा रचित कहानी। जैनेन्द्र द्वारा रचित कहानी अपना अपना भाग में हिंदुस्तानी नौनिहालों की आंखों का रंग कौन सा है। देखिए इस प्रश्न पे मैं कुछ बोलना यह चाहूंगा कि अपना अपना भाग एक कहानी में हिंदुस्तानी नौनिहालों की आंखों का रंग पूछ रहा है। इतने गहरे स्तर पर इतनी पैनी निगाहों से कोई नहीं पढ़ पाता है। इतनी पैनी निगाहों से कोई नहीं पढ़ पाता है। मैं एक टीचर का देख रहा था कि इस प्रश्न को इजी बता रहे थे, लेकिन नहीं, यह प्रश्न इजी नहीं है, यह प्रश्न टफ है। यह प्रश्न टफ है। इस प्रश्न को इजी नहीं कर सकते। आंखों का रंग पूछना, एनटीए जो है इतने गहरे स्तर पर चला गया है, तो इसका मतलब यह प्रश्न इजी तो बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। यह गहरे स्तर पर प्रश्न है, यह प्रश्न टफ है। अगला प्रश्न देखिए, किसी का अगर सही हो गया किसी लॉजिक से तो अलग बात है, लेकिन यह प्रश्न आसान प्रश्न बिल्कुल भी नहीं है। अगले प्रश्न पे चलिए। सभी औरतों ने आंसू बहाते बहाते सभी दबे दबे धीमे स्वर में गीत आरंभ कर दिया। आले तेजाले बाबल गुड़िया मेरा नई खेनू न ते चाह होए, माँ रोंदी दी अंगिया भिज गई, रोए दरिया बहे मेरा वीर रोए, सारा जग रोए मेरी भाभियां मन चाह रहे। उपर्युक्त गीत में आंसू और खुशी दोनों का कारण यही था कि तारा का विवाह हो रहा है। औरतें हंसी और चूहल के साथ गीत गाते हुए आंसू बहा रही है, क्योंकि विदाई में यह स्वाभाविक है। गीत में उसी चूहल और विदाई की रुलाई का भाव का अंकन है। इसका एक सही उत्तर है। अगला देखिए, यह धरती एक चारागाह है जिसकी घास जितना ही रौंदो उतना ही पनपती है। हमें यकीन है कि हम आप सब मिलकर इस हरियाली को खत्म नहीं होने देंगे। उपर्युक्त पंक्तियां बकरी नाटक के किस पात्र द्वारा कही गई है, तो यह जो है कर्मवीर द्वारा कही गई है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली या कौड़वी का उद्भव सौरसौनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। लोक साहित्य की दृष्टि से खड़ी बोली बहुत संपन्न है। इसने हिंदी के विविध रूपों को प्रभावित भी किया है। लोक साहित्य की दृष्टि से खड़ी बोली में पवाड़ा, नाटक, लोक कथा, लोकगीत आदि पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। का काफी अंश प्रकाशित भी हो चुका है। हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी, दक्षिणी एक सीमा तक खड़ी बोली पर आधारित है। यह सही कथन है। दोनों कथन सही है, और एक कथन जो है आड़ कथन जो है एक कथन की सही व्याख्या करता है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न एक तरफ पंक्ति दी हुई है, एक तरफ अलंकार दिया हुआ है। तो ये जो है भ्रांतिमान अलंकार है इसमें। उसके बाद बी जो है यमक अलंकार, सी अतिशयोक्ति अलंकार, और डी उत्प्रेक्षा अलंकार। इसका सही ऑप्शन 3 है, मिला लीजिए। अगले प्रश्न पे चलिए। फूल के बड़े कटोरे में बाजरे का दलिया और दूध, छोटी थाली में सत्तू, गुड़ या पुए, रंगीन डालियां में भुरभुरे चने या भुने शकरकंद आदि के रूप में जो जलपान मिलता था उसे पंचायती कहना चाहिए। उपरोक्त पंक्तियां किस रचना से ली गई है। पंचायती शब्द पर ध्यान दीजिएगा आगे के प्रश्नों के लिए भी। पंचायती शब्द पे जो है ध्यान दीजिएगा आगे के प्रश्न के लिए।
यह जो है ठकुरी बाबा जब स्टार्टिंग में पढ़िएगा आप, तो ठकुरी बाबा के स्टार्टिंग में ही है यह पंक्ति। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न, प्रेम कथा एही भांति विचारहु बूझी लेउ जौ बूझे पारहु। प्रयुक्त पंक्तियां किस ग्रंथ से उद्धृत है? यह पंक्ति पद्मावत से उद्धृत है। अगला प्रश्न देखिए। उपन्यासकार पंडित गौरी दत्त के विषय में निम्नलिखित टिप्पणी किस आलोचक ने उठाई? भारतेंदु के अस्त होने के कुछ पहले ही नागरिक प्रचार का झंडा पंडित गौरी दत्त ने उठाया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित कहानियों के कौन से अंश असत्य है, कौन से कथन असत्य है? इसमें देखिए कहानी का प्रश्न है। कहानी अगर अंदर से पढ़ा हुआ है, आप पढ़े हुए हैं, तो इस प्रश्न को सही कर लीजिएगा। इसका सही उत्तर बी और सी है, मिला लीजिए। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी पंक्तियां प्रताप नारायण मिश्र के निबंध शिव मूर्ति से संबंधित है? शिव मूर्ति से हुनरमंदों से पूछे जाते हैं बाबे हुनीर पहले, यह जो है शिव मूर्ति निबंध से संबंधित है। बाकी जो है देखिएगा तो अलग अलग निबंध से, ये जो है शिव शंभू के चिट्ठे निबंध में है, यह जो है देखिएगा भारतेंदु का निबंध से है, और वह अपनी सत्ता को लोक सत्ता में लीन किए रहता है। यह अभी याद नहीं आ रहा किस निबंध का है। अगला प्रश्न देखिए। एक तरफ पंक्ति है, एक तरफ निबंध है। ईश्वर महारानी को चिरंजीवी रखे। चिरंजीवी जो है यह महारानी का दिल्ली दरबार में बात होगा। ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, डी का थर्ड, मिला लीजिए। अगला प्रश्न देखिए। हिंदी निबंध से संदर्भित निम्नलिखित मंतव्यों में से कौन सा कथन आचार्य शुक्ल के निबंध कविता क्या है से लिया गया है? काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। यह देखिए, यही सेम कथन पहले भी आ चुका है, पीछे भी था, ध्यान कीजिए। त्रासदी के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? त्रासदी मात्र पाठ्य ही होती है, अभिनय नहीं। पाठ्य होने से उसका प्रभाव घट जाता है। अगला यह जो है देखिए, एक सेकेंड, त्रासदी मात्र पाठ्य ही होती है, अभिनय नहीं। त्रासदी जो है एक तरह से नाटक का प्रकार होता है, और ऐसा नहीं हो सकता है कि इसका अभिनय न हो। तो यह कथन जो है गलत है। अभिनय नहीं बोलकर इस कथन को गलत कर दिया। अब पाठ्य होने से उसका प्रभाव घट जाता है। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी पंक्तियां तुलसी राम की कथा आत्मकथा मुर्दहिया से संबंधित है? ए सी डी, ऑप्शन सेकेंड सही कथन है, देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए। महाभोज नाट्य रूपांतरण में पात्र और उसकी भूमिका का मिलान कीजिए। यह जो है देख लीजिए। नरोत्तम जो है प्रेस रिपोर्टर रहता है, नरोत्तम प्रेस रिपोर्टर रहता है। मोहन सिंह पुलिस कांस्टेबल रहता है। दत्ता साहब जो है टीका थर्ड मसाल साप्ताहिक के संपादक रहते हैं, और भवानी जो है सहायक संपादक रहता है। जैसे मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उत्तर आधुनिकता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए और बी जो है सत्य है, और बाकी सब असत्य है। बाला था जब सबको भाया, बड़ा हुआ कुछ काम न आया, खुसरो कह दिया आस का नाम, अर्थ करो नहीं छोड़ो गाँव। दिया, दिया के बारे में। उसके बाद कविता है, कवि है। देखिए, एक तरफ कविता है, एक तरफ कवि है। देखिए, इसमें जो है आप भारत मास 12 मासा के बारे में आप लोग जरूर सुने होंगे। जो है 12 मासा जो है राधा कृष्ण दास का है। उसके बाद देखिए, एक का जो है विजयिनी विजय वैजयंती भारतेंदु का है। उसके बाद जो है आनंद अरुणोदय प्रेमघन का है, और महापर प्रताप नारायण मिश्र का है। इस तरह से आप मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र डॉक्टर हरदयाल के आधार पर निम्न रचनाकारों कवियों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब ये क्रम लगा लीजिए। ऑप्शन सेकेंड इसका सही उत्तर है। पात्र और उसकी विशेषता देख लीजिए।
कौन किसकी कौन विशेषता है? सरजू को याद कर रहे हैं? सरजू को याद कीजिए। सरजू जो है, देखिए, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट, ए का सेकेंड और डी का फोर्थ। मिला लीजिए। अगला प्रश्न, किसी देवता का प्रतीक सामने आने पर जिस प्रकार उसके स्वरूप और उसकी विभूति की भावना मन में आ जाती है, उसी प्रकार काव्य में आई हुई कुछ विशिष्ट वस्तुएं विशेष मनोकारों या भावनाओं को जागृत कर देती हैं। इष्ट ने मात्र दो प्रकार के प्रतीकों की चर्चा की है, ध्वनि प्रतीक और विचार प्रतीक। पहले प्रकार के प्रतीक संवेगात्मक होते हैं और दूसरे प्रकार के बौद्धिक। यह जो है, दोनों कथन अलग अलग कथन है। दोनों है सही कथन, लेकिन दोनों इंडिपेंडेंट है, मतलब दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है। तो इसलिए इसका ऑप्शन सेकेंड उत्तर होगा। अगला कथन देखिए, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न में देखिए, शब्दार्थों सहित तो काव्यम, यह भ्रामक का है, यह तो याद ही रहता है, यह याद ही रहता है। उसके बाद देखिए, दंडी का ये है, तो इसका सही उत्तर ये है। अगला प्रश्न देखिए, पुरुष का कर्म क्षेत्र में असंयम जीवन में कैसी विषमताएं उत्पन्न करता है? इसका चित्रण पृथ्वीराज रासव का उपजीव्य है। पृथ्वीराज की वीरता चमत्कृत करती है तो विलासिता उतनी ही संकुचित करती है। पृथ्वीराज रासव के संदर्भ में उपर्युक्त कथन किस आलोचक का है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। रूपवादी आंदोलन, देखिए इससे पहले भी पीवाईक्यू में प्रश्न पूछा जा चुका है। रूपवादी आंदोलन को अच्छे से पढ़ लीजिए आप लोग, बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है। इसका सेकेंड ऑप्शन जो है सही उत्तर है। उसके बाद, आचार्य विश्वनाथ के रस का स्वरूप संबंधी रसोत्सवोद्रेक के आधार पर रस के वैशिष्ट्य को पहले से बात के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, रस अखंड है, सबसे पहले होगा रस अखंड है, उसके बाद होगा रस स्वप्रकाशित है, उसके बाद होगा रस वेदांतर स्पर्श शून्य है, उसके बाद रस ब्रह्मा स्वाद सौदर है, और अंत में रस आनंदमय है एवं लोकोत्तर चमत्कार प्राण है। अब पैसेज का प्रश्न सही हो गया, शुरू हो गया। इसमें देखिए, मनुष्य की असली पहचान क्या है? इसका सही उत्तर है उसका कर्म और व्यवहार। अगला प्रश्न देखिए, उपर्युक्त अनुच्छेद का सबसे सटीक शीर्षक क्या है? तो यह मनुष्यता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, गद्यांश में किसे दिखावा मात्र कहा गया है? धन की पूजा को जो है दिखावा मात्र गद्यांश में कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य समाज किसे याद रखता है? मनुष्य को केंद्र में रखने वालों को, स्वार्थी व्यक्ति को नहीं, अर्थ को केंद्र में रखने वाले व्यक्ति को नहीं, प्रकृति के लिए जीने वाले को नहीं, इसको रखता है। अगला देखिए, प्रजा के लिए कौन सा राजा प्यारा होता है? जनता के मन की समझ रखने वाला जो है वो प्यारा होता है। अगला प्रश्न देखिए, पर्यावरण पर होने वाली बहसें किससे कोई संबंध नहीं रखती? व्यवहारिकता से कोई संबंध नहीं रखती है। अगला प्रश्न देखिए, अब विद्वान ने प्रकृति के असंतुलन का कारण क्या मानते हैं? तकनीक का विकास जो है विद्वान प्रकृति के असंतुलन का कारण मानते हैं। अगला देखिए, धरती के सौंदर्य के प्रति आकर्षण का लाभ किस व्यावसायिक इकाई ने सबसे अधिक उठाया है? पर्यटन उद्योग ने सबसे अधिक उठाया है। प्रत्येक भारतीय परंपरा के पीछे क्या होना अनिवार्य है? केवल आस्था। आधुनिकता के नाम पर परंपरा को अंधविश्वास घोषित करने वाले किससे अनभिज्ञ हैं? भारतीय संस्कृति से अनभिज्ञ हैं। देखिए, अभी हम लोगों ने यूजीसी नेट आंसर की के आधार पे सारे प्रश्नों के उत्तर को हम लोगों ने देखा है। आप लोग अभी इसी आंसर की के आधार पर मिला लीजिए। इसका एक्सप्लेनेशन जो है बाद में किया जाएगा। कोई प्रश्न अगर गलत होगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, उसको
उस प्रश्न को देखा जाएगा। अभी मैंने जल्दबाजी में इसके सिर्फ उत्तर को रेखांकित करके इस तरह से हाईलाइट करके आपके सामने रख दिया, क्योंकि एनटीए का जो आंसर की आता है वो अलग अलग मैनर सही से वो अरेंज नहीं रहता है, अरेंज जो है वो सही से नहीं रहता है, तो मिलाने में कठिनाई होती है। अब इस वीडियो से आप लोगों को मिलाने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।